हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग इस देखेंगे जो बिहार दरोगा 2025 का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। 3 सेट जो है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शुरू करते हैं, ये चौथा सेट है। पहला क्वेश्चन है, मशीन की कैपेसिटी जो होती है, दक्षता होती है, तो मशीन की जो दक्षता होती है यह 100% से कम होती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, आउटपुट कार्य हमेशा इनपुट कार्य से कम होता है, क्योंकि कुछ इनपुट कार्य का उपयोग जो है घर्षण को दूर करने के लिए किया जाता है, और मशीनों से उत्पन्न शोर के कारण भी कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, VT ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक है। तो इसका मात्रक जो होता है m यानी मीटर होता है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जो विस्थापन होता है, और विस्थापन की जो SI इकाई होती है वह मीटर ही होती है। जिसका जो ग्राफ बनाया जाता है वो बनाया जा सकता है ऐसे, ये XY एक्सिस हो जाएगा और ये O से शुरू होगा, यहाँ पे V हो जाएगा और ये T हो जाएगा, और ग्राफ इसका सीधा रेखा में गमन करेगा। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं, और विस्थापन एक सदिश राशि भी है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? तो इसमें जो कैलोरी है यह SI मात्रक नहीं है। कैलोरी मीटर पद्धति में ऊष्मा इकाई की एक इकाई है, और ऊष्मा के मापन के लिए कैलोरीमीटर का कैलोरीमीटर बोलते हैं। कैलोरी जो होता है या ग्राम कैलोरी 1 ग्राम शुद्ध पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग कैलोरी बोलते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि जो मात्रक होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो जो मूल मात्रक होता है वह 7 प्रकार का होता है SI पत्ती में, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण होता है। लंबाई के लिए SI मूल मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला, और पदार्थ का जो परिमाण मापते हैं वह मोल में मापते हैं। साथ ही याद रखेंगे, SI का पूरक मात्रा समतल कोण और घन कोण जो होता है भौतिक राशि है, और जिसका SI मात्रक जो होता है रेडियन और स्टेरेडियन। नेक्स्ट है, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गैस की मात्रा जो होती है वॉल्यूम यानी घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। याद रखेंगे, ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैस की मात्रा यह घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे जो इसका समकरण जो होता है यह होता है P यानी डेंसिटी होता है, P = मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम यानी M/V होता है। इसे हम लोग P से दर्शाते हैं। याद रखेंगे, ग्रीक भाषा में घनत्व को P के द्वारा दर्शाया जाता है, और यदि द्रव्यमान स्थिर हो तो घनत्व और आयतन का संबंध जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यदि घनत्व बढ़ता है तो आयतन घटेगा, और यदि आयतन बढ़ता है तो घनत्व घटेगा। बॉयल का नियम भी बताता है कि स्थिर ताप पर गैस का जो नियत मान होता है या आयतन उसके ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जो है एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि जो होती है यह अपचयन कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपचयन अपक्रिया जो होती है रेडॉक्स अपक्रिया का केवल आधा भाग है, और दूसरा भाग जो होता है उपचयन अपक्रिया होता है। उपचयन हाइड्रोजन की हानि होती है, और अपचयन जो होता है हाइड्रोजन का ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत द्वारा जुड़े होते हैं। यह गुण किस बलों के कारण होती है? तो यह गुण जो होती है विद्युत स्थैतिक बलों के कारण होती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आयनिक भौतिक 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं, और इस प्रक्रिया में एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, जिससे एक परमाणु पर सकारात्मक आवेश और दूसरे पर जो है नकारात्मक यानी नेगेटिव आवेश पड़ता है। नेक्स्ट है, P प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 3 सहसंयोजकता त्रिसंयोजी वाली अशुद्धता होती है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा अशुद्धता को मिलाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम जैसी तत्वों का उपयोग किया जाता है।
जो सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों में मिलाए जाते हैं। और पी प्रकार के अर्धचालक में ज्यादातर वाहक जो होती है या छिद्र होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। नेक्स्ट है ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, तो यह जो होता है रैखिक ग्राफ के रूप में होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओमिक जो डिवाइस होती हैं उसमें वोल्टेज और करंट के बीच का संबंध जो होता है ओम के नियम का पालन करता है। ओम का जो नियम होता है वह होता है V इज टू आई आर, जहाँ पे V होता है यह वोल्टेज होता है, I करेंट होता है और R जो होता है यह रेसिस्टेंट होता है। ओम का नियम वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच के संबंध को बताता है और विद्युत प्रतिरोध का जो इकाई होता है यह ओम होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या है, तो यह जो होती है 32 होती है। याद रखेंगे ऊर्जा के जो चौथा स्तर होता है इसमें समायोजित किए जाने सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है यह मैक्सिमम 32 होती है। और साथ ही याद रखेंगे कि जो n कोष होती है, n कक्षा या चतुर्थ कक्षा अंत जो कोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है यह होती है 2n²। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है चतुर्थ स्तर के बारे में, तो 2 इंटू चौथा स्तर जो हो जाएगा या 4 का स्क्वायर यानी 32 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है, तो पौधे में जो लचीलापन होता है यह कोलेनकाइमा के कारण होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोलेनकाइमा एक अंडाकार या बहुभुज आकार की कोशिकाओं के साथ जीवित यांत्रिक ऊतक जिसमें कोई अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है। और फ्लोएम एक होता है, यह फ्लोएम एक समूहक ऊतक होता है जो कि खाना पहुंचाने का काम करता है, यानी भोजन पहुंचाने का काम करता है। और इसका कार्य जो है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। वहीं जो जाइलम होता है, जाइलम के दो मुख्य रूप से काम होते हैं, एक जल और खनिज लवणों को पौधों में पहुंचाना और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। साथ ही याद रखेंगे एक होता है हिस्टोलॉजी, तो जो हिस्टोलॉजी होता है इसमें ऊतकों का अध्ययन भी किया जाता है। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग है। इकाइनोडर्मेटा का जो चलन अंग होता है इसे नालपाद बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नालपाद जल संवहनी तंत्र का हिस्सा होते हैं जो न केवल चलने फिरने में बल्कि भोजन ग्रहण करने और सतह पर चिपकने में भी सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था। तो चंद्रयान 1 का जो प्रक्षेपण किया गया था यह आंध्र प्रदेश से किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 1 जो है इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। और यह PSLV याद रखेंगे PSLV C11 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था। चंद्रयान 2 जो है यह 22 जुलाई 2019 को यह GSLV MK3 के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे जो 2 नंबर है वह है GSLV MK3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और लैंडर विक्रम का जो सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण सफल नहीं हो पाया था। वहीं चंद्रयान 3 जो है यह 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। साथ ही याद रखेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतरने वाला पहला देश भारत को बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। और जिस जगह पर लैंडर विक्रम उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया है। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। और 23 अगस्त को भारत सरकार ने 2024 से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देना भी प्रारंभ कर दिया गया है। नेक्स्ट है तुंगिया कृषि जहाँ की जाती है वह है। तो तुंगिया कृषि जो की जाती है यह म्यांमार हो जाएगा, यानी म्यांमार में जो है तुंगिया कृषि की जाती है। तुंगिया कृषि एक पारंपरिक कृषि प्रणाली है जिसमें खेती और वनीकरण को एक साथ किया जाता है। और यह प्रथा मुख्य रूप से म्यांमार में ही प्रचलित है। वर्मी भाषा में एक होता है तोंग। तोंग का अर्थ होता है पहाड़, या इसका अर्थ कृषि भी होता है, अर्थात पहाड़ पर कृषि करना, इसको बोला जाता है तोंग बोला जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि जैसे एक होता है रे खेती होता है, रे जो होता है वियतनाम में होता है, चेना जो होता है श्रीलंका में होता है, लादांग जो होता है इंडोनेशिया में होता है,
उसके बाद एक होता है रोका, तो जो रोका खेती होता है यह ब्राज़ील में होता है। और एक होता है काइजिन, तो काइजिन खेती जो होता है यह फिलीपींस में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा अलीगढ़, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। बाकी जो है पानीपत, रेवाड़ी और बुलंदशहर ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है, लेकिन अलीगढ़ जो है इसमें नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है यह भारत का क्षेत्रीय नियोजन क्षेत्र है, जिसमें दिल्ली और उसके आसपास के राज्य जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 24 जिले को शामिल किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन, इसकी स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम के अधीन समन्वित विकास के उद्देश्य से किया गया है। और एनसीआर का जो गठन किया गया था यह 1985 में किया गया था। एनसीआर का जो क्षेत्रफल है लगभग यह है 5,50,839 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही याद रखेंगे कि एनसीआर में शामिल जिले हैं, हरियाणा के जिले हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, उसके बाद रोहतक, पानीपत, सोनीपत, इस प्रकार से। और उत्तर प्रदेश के जो हैं उसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरपुर। वहीं राजस्थान के 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर। नेक्स्ट है, रुधिर वर्षा कहाँ होती है, यानी ब्लड रेन जो होती है कहाँ होती है? तो ब्लड रेन यह इटली में होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो गर्म शुष्क रेत भरी हवा होती है वो सिरोको कहलाती है। और इस हवा के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। और जब ये हवा है भूमध्य सागर से होकर गुजरती है तथा नमी धारण कर दक्षिणी इटली में लाल रेत के साथ वर्षा प्रदान करती है, तो इसे ही हम लोग ब्लड रेन बोलते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि स्थानीय हवा का नाम है जैसे बोरा, तो बोरा जो है यह ठंडी हवा है एड्रियाटिक का। बुरान जो है यह भी ठंडी हवा है रूस का। और लू जो है गर्म हवा है उत्तर भारत का। वैसे ही एक है हबूब, हबूब जो है यह भी ठंडी हवा है, सूडान में बहती है। और एक होता है नाटी, नाटी जो होता है यह भी ठंडी हवा है और यह अमेरिका में बहता है। नेक्स्ट है, सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के जो लेखक हैं यह विमल कुमार हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक का जो विमोचन है 20 मार्च 2013 को दिल्ली में किया गया था। और इस पुस्तक में सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट करियर के उतार चढ़ाव, उनकी उपलब्धियों और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को बताया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि अ सेंचुरी इज नॉट एनफ जो है यह लिखा गया है सौरभ गांगुली और गौतम भट्टाचार्य के द्वारा। और एक है बुक द जर्नी, तो जो द जर्नी बुक है यह स्टीव स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। वहीं सेन वर्न के द्वारा एक लिखा गया है बुक जिसका नाम है नो स्पिन। और एक लिखा गया है कंट्रोवर्शियली योर, यह शोएब अख्तर के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे शोएब अख्तर के द्वारा लिखा गया है कंट्रोवर्शियली योर। नेक्स्ट है, फीफा फुटबॉल कप किस अवधि में नहीं हुआ है? तो फीफा फुटबॉल कप जो है यह 1942 में नहीं हुआ था और 1946 में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो आमतौर पर हर 4 साल में आयोजित होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 46 में इस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका था। फीफा की जो स्थापना की गई थी यह 1904 में की गई थी। याद रखेंगे फीफा की स्थापना जो है 1904 ईस्वी में की गई थी। और पहला जो फीफा कप हुआ था यह 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। प्रथम फीफा कप में उरुग्वे में अर्जेंटीना को हरा करके जीता था। और फीफा कप सबसे अधिक बार जो है ब्राजील ने जीता है। ब्राजील 1958, 1962, उसके बाद 1970, 1994 और 2002 में जीता है। साथ ही याद रखेंगे कि फीफा कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके तीसरी बार, यानी 1978 में पहले, फिर 1986 में और तीसरी बार 2022 में विजेता बना है। और फीफा कप 2022 का आयोजन हुआ था यह कतर में किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि फीफा विश्व कप पुरुष वर्ग का 2026 में जो होगा यह कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे जो आने वाला फीफा है 2026 में यह कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा। नेक्स्ट है, नौका विहार किस राज्य में लोकप्रिय उत्सव है? तो जो नौका विहार है यह मुख्य रूप से केरल का उत्सव है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आयोजन होता है ओणम पर्व के अवसर पर लगभग अगस्त सितंबर में होता है। यह अरानकुला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। अरानकुला जो है
नौका विहार केरल का सर्वप्राचीन नौका विहार है। वहीं खीर भवानी जो है, खीर भवानी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। और एक होता है सिंध दर्शन, तो सिंध दर्शन जो उत्सव होता है यह लद्दाख में होता है। याद रखेंगे, सिंध दर्शन उत्सव लद्दाख में होता है। और एक होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो जो हॉर्नबिल होता है यह नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है ट्राइकोडर्मा हार्जियानम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह कवक अन्य हानिकारक कवकों को नियंत्रित करने में मदद करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और कवकनाशी मुख्य रूप से सल्फर, नीम तेल, रोजमेरी तेल इत्यादि से बने होते हैं। नेक्स्ट है, एड्स से मानव शरीर का कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो एड्स से जो प्रभावित होता है यह प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यह HIV वायरस के कारण होता है जो प्रतिरक्षा तंत्र में मौजूद जो होता है T सेल्स इसको नष्ट कर देता है। और इससे शरीर में जो होता है संक्रमण और बीमारियों के खिलाफ अपनी रक्षा में असमर्थ हो जाता है। और इसका जो टेस्ट किया जाता है एलिसा टेस्ट के द्वारा किया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एलिसा टेस्ट जो है HIV वायरस की जांच करने के लिए एक प्रणाली है। साथ ही याद रखेंगे, एक होता है वेस्टर्न ब्लास्ट, तो जो वेस्टर्न ब्लास्ट होता है इससे भी HIV संक्रमणता की जांच किया जाता है। नेक्स्ट है, कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? तो कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे तना, जड़ें और पत्तियों से बनते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रक्रिया में किसी भी एक पौधे के भाग जैसे तना, जड़ या पत्तियां लेकर के नए पौधे का निर्माण किया जाता है। कायिक प्रवर्धन उदाहरण के तौर पर आलू में तने के हिस्से, आंखें, और गुलाब में तने की कलम और शहतूत पत्तियों से नए पौधे उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो न्यूरॉन में विद्युत संकेत जो है रासायनिक संकेत में एक्सॉन छोर पर बदलता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि न्यूरॉन रासायनिक और विद्युत दोनों तरह के संकेत भेजते हैं और पाते भी हैं। और न्यूरॉन में सूचना से शुरू होकर के अक्ष तंतु के जरिए तंत्रिका तंत्र एक विद्युत आवेश के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है, एकलिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं। इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, यह गलत है। अगला है, इनमें या तो पुंकेसर होते हैं या स्त्री केसर होते हैं, यह सही है। इसमें परागन भी होता है और वे एकलिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तो यह भी सही है। तो यानी 2, 3, 4 ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो यह हो जाएगी कैमूर। याद रखेंगे, ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यमुना और सोन नदियों के बीच जल विभाजक का काम जो करती है यह कैमूर पर्वत श्रेणी करती है। और कैमूर पर्वत श्रेणी भारत के विंध्य पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है और यह यमुना और सोन नदियों के बीच की एक प्राकृतिक दीवार का भी काम करती है। नेक्स्ट है, माना दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो माना दर्रा है यह उत्तराखंड में स्थित है और यह हिमालय पर्वत में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा भी है। इसे चिरबटिया दर्रा या डुंगरी ला दर्रा के नाम से भी जानते हैं। और माना दर्रा भारत के उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन योग्य दर्रों में से एक माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उसको याद रखेंगे, जैसे कि है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू जो है अरुणाचल प्रदेश में है, हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान में है, लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, पेलेकट दर्रा जो है केरल में, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। वैसे ही देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, एक है गोरम दर्रा जो राजस्थान में है, और मूलिंगला दर्रा उत्तराखंड में, और नीति दर्रा जो है ये हो जाएगा उत्तराखंड में, और माना जो हो जाएगा ये भी उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट है,
अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो यह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के माध्य वेग से चक्कर लगाती है सूर्य का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में चक्कर लगाती है, इस गति को ही परिक्रमण गति कहते हैं। और पृथ्वी का जो कक्षीय गति होता है यह लगभग होता है 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि 30 किलोमीटर पर सेकंड होता है, याद रखेंगे। और प्रत्येक सौर वर्ष जो है कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिससे हर चौथे वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो ग्रेनाइट है यह रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। बाकी जो है स्लेट, संगमरमर और क्वार्टजाइट यह सभी रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। साथ ही याद रखेंगे जो ग्रेनाइट है यह एक आग्नेय चट्टान है जो मैग्मा के ठंडा होने के और ठोस होने से बनता है। आग्नेय चट्टान जो है मूल चट्टान होती है और आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन और जीवाश्म रहित होती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी जो झील हो जाएगी यह हो जाएगी कैस्पियन झील। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे बैकाल झील जो है यह सबसे गहरी झील है। याद रखेंगे कि जो गहरी झील हो जाएगी, सबसे गहरी झील यह बैकाल झील हो जाएगी। और कैस्पियन सागर का जो सतह है, सतह क्षेत्र यह 3,71,000 वर्ग किलोमीटर तक और अधिकतम गहराई जो है इसकी 1025 मीटर यानी 3363 फीट तक है। साथ ही याद रखेंगे कि कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। वहीं टीटीका का जो झील है विश्व का सबसे ऊंचा स्थान पर स्थित नौगम्य झील है। और एक है वान झील। वान झील जो है विश्व का सबसे अधिक लवणता वाला, जहाँ पे 330% लवणता पाया जाता है। वान झील में 330% लवणता पाई जाती है। और भारत का सबसे नमकीन जो झील है उसका नाम है चिल्का झील। और भारत का सबसे लवणता वाला जो झील हो जाएगा वो हो जाएगा सांभर झील। भारत का सबसे मीठा पानी का झील वुलर झील है। और भारत की सबसे लंबी झील जो है यह वेम्बनाड झील है। यह 96.5 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है, एशियन ड्रामा किनके द्वारा लिखी गई है? तो एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इन द प्रॉपर्टी ऑफ नेशंस के जो लेखक हैं यह गुनार मिडल है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह पुस्तक जो है 1968 में प्रकाशित की गई थी। याद रखेंगे एशियन ड्रामा पुस्तक जो है गुनार मिडल द्वारा लिखी गई है और यह 1968 में प्रकाशित हुई थी। गुनार मिडल जो है इन्होंने एशियन ड्रामा के द्वारा एशिया के आर्थिक जीवन को दर्शाया है। और गुनार मिडल अनवरत योजना के भी प्रतिपादक हैं। साथ ही याद रखेंगे एक बुक है प्रिंसिपिया जो कि न्यूटन के द्वारा लिखा गया है। और एक बुक है हैमलेट। हैमलेट जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। वहीं द प्रिंस जो है द प्रिंस मैकियावेली के द्वारा लिखा गया है। एंड वार एंड पीस जो है यह लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो होता है घट जाता है, वह घट करके 1/6 हो जाता है। याद रखेंगे किसी वस्तु का वजन अगर पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उसका वजन जो हो जाएगा चंद्रमा पर हो जाएगा 10 किलोग्राम हो जाएगा। और किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसी को हम लोग त्वरण भी बोलते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। पहला है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड जो है यह चिली में नहीं होगा। ब्लिजार्ड एक ठंडी बर्फीली आंधी है जो मुख्यतः अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही जो चिनूक है यह स्थानीय पवन है संयुक्त राज्य अमेरिका का। लू जो है यह भारत का गर्म पवन है। और सिरोको जो है यह सिसिली का हवा है। नेक्स्ट है, मौना लोआ उदाहरण है। तो मौना लोआ जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह हवाई द्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के संदर्भ में यह दुनिया में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप पर 5 प्रमुख ज्वालामुखी है, जिसमें है किलाऊ, मौना लोआ, हुलाईलाई, मौना केया और कमाहू कनलू। साथ ही याद रखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी का जो उदाहरण है इटली का एटना और स्ट्रोम्बली मैक्सिको का कोलिमा है। और स्ट्रोम्बली जो है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का जो उदाहरण हो जाएगा इसमें
अरावली हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है और प्राकृतिक संसाधनों में बहुत समृद्ध भी है। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से किसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा जो कहा जाता है यह गोदावरी को कहा जाता है और कावेरी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस है। दक्षिणी गंगा बोलेगा तो गोदावरी और दक्षिण की गंगा बोलेगा तो यह कावेरी हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गंगा का ऑप्शन ए गोदावरी हो जाएगा। और गोदावरी की जो लंबाई है भारत में यह 1465 किलोमीटर है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। याद रखेंगे, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी बोलते हैं और गोदावरी नदी की सहायक नदी पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा, शबरी, वेनगंगा, वर्धा इत्यादि हैं। साथ ही याद रखेंगे कि जो कृष्णा नदी है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ऑप्शन देखते हैं। चंबल नदी पर जो बनाया गया है यह है राणा प्रताप सागर। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी के ऊपर जलाशय बनाए गए हैं गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। चंबल नदी जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी को प्राचीन काल में चरमनवती नदी भी कहते थे। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किसके बृहद उत्पादन से संबंधित है? तो यह हो जाएगा गुलाबी क्रांति का जो संबंध है झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में गुलाबी क्रांति के जो जनक है दुर्गेश पटेल को माना जाता है। याद रखेंगे, गुलाबी क्रांति के जो जनक है भारत में वह दुर्गेश पटेल को माना जाता है। यानी दुर्गेश पटेल जो है यह भारत में गुलाबी क्रांति के जनक हैं। साथ ही याद रखेंगे कि हरित क्रांति जो है खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति यह फ्लड ऑपरेशन है, दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम और खनिज से। वहीं एक होती है रजत क्रांति जो अंडा उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति कृषि के समग्र उत्पादन से और एक है सदाबहार क्रांति जो कृषि के सतत विकास और जैविक खेती से संबंधित है। नेक्स्ट है, दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण तट रेलवे का जो मुख्यालय है यह विशाखापट्टनम में स्थित है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में रेलवे सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। तत्कालीन जो रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें जोन दक्षिण तटीय रेल के सृजन की घोषणा की गई। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय रेलवे बोर्ड का जो स्थापना किया गया था 1905 में किया गया था। याद रखेंगे, भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905 में किया गया था। नेक्स्ट है, सोम्पेन जनजाति का निवास कहाँ है? तो जो सोम्पेन जनजाति है इसका निवास स्थान निकोबार द्वीप समूह है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 8.6% आबादी जनजातियों का है और भारत में सर्वाधिक जनजाति जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला जनजाति जो है भील जनजाति है और दूसरे नंबर पे जो है गोंड है और तीसरे पे संथाल है। टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर रहते हैं और एक होता है भुजिया जनजाति, रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। और राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के संबंध में सूची 1 और 2 का मिलान करना है। इसमें सूची 1 में घटना दिया हुआ है और 2 में जो है वर्ष यानी ईयर दिया हुआ है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी गई थी, तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो लिखी गई थी यह 1820 में लिखी गई थी। तो इसका जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद है आत्मीय सभा का गठन। आत्मीय सभा का जो गठन किया गया था 1815 में किया गया था। और उसके बाद है ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि 1828 ईस्वी में किया गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना। उसके बाद कलकत्ता यूटेरियन समिति का जो स्थापना किया गया था यह 1823 में किया गया था। याद रखेंगे, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक जो लिखी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1820 में लिखी गई थी। आत्मीय सभा का जो गठन है 1815 में किया गया था। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है 1828 में की गई थी और कलकत्ता यूटेरियन समिति की जो स्थापना की गई थी 1823 में की गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में
राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर हफ के सहयोग से कलकत्ता में किया था। वहीं वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। और सती प्रथा को समाप्त विलियम बेंटिक ने 1829 में एक्ट 17 के द्वारा किया गया था। इस प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन राय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि सती प्रथा पर प्रतिबंध के विरोध में राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा का भी स्थापना किया था। और तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में किया था। इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका 1843 ईस्वी से निकालना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पर्याप्त पूंजी का होना। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षणों में से एक है पूंजी की कमी, और यह एक विकासशील देश है। यहाँ पूंजी निर्माण की दर अभी भी अपेक्षाकृत कम है। साथ ही याद रखेंगे कि 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण के बाद भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि भी हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकारें ही लगा सकती है? तो यह होता है कृषि पर आयकर जो होता है यह सिर्फ राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। यह उस संपत्ति पर लगाया जाता है जो किसी व्यक्ति के पास होती है, जैसे कि घर, जमीन इत्यादि। और आयकर जो होता है केंद्र सरकार लगाती है और यह व्यक्ति के आय पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है समुद्रगुप्त से है, और प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख का संबंध अशोक और जहांगीर से भी है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। याद रखेंगे कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। और अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित किया था, और जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद में रहने के दौरान उस पर लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है यह कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, समाज को क्या कहा जा सकता है? तो समाज को जो है अमूर्त कहा जा सकता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमूर्त रूप जिसमें इसमें मान्यताएं, परंपराएं, विचार, मूल्य, संस्कृति, संबंध इत्यादि शामिल है। साथ ही याद रखेंगे कि अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह जो स्टेटमेंट है अरस्तु का है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी के अंत में किस विदेशी यात्री ने काकतीय साम्राज्य का दौरा किया था? तो यह किया गया था मार्को पोलो के द्वारा, जो कि एक इतालवी शासक जो ये इटली का यानी इतालवी यात्री था। 13वीं शताब्दी के अंत में इटली का यात्री मार्को पोलो ने इतालवी यात्री काकतीय साम्राज्य का दौरा किया था। उस समय काकतीय शासक रुद्रमा देवी का शासन था, और मार्को पोलो ने अपनी यात्रा के दौरान काकतीय साम्राज्य की समृद्धि, प्रशासन, संस्कृति और समाज का विवरण अपनी किताब द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में दर्ज भी किया है। मार्को पोलो चीन में कुबलाई खान के दरबार में भी रहे थे। नेक्स्ट है, आधुनिक इतिहास के संबंध में दामिन एकोह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो दामिन एकोह शब्द संबंधित है यह संथालों की भूमि से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दामिन एकोह का अर्थ होता है पहाड़ियों का किनारा। यह क्षेत्र संथालों के लिए निर्धारित किया गया था, और यह क्षेत्र वर्तमान झारखंड के संथाल परगना में स्थित है। नेक्स्ट है, आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे यह ईवी रामास्वामी नायकर थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नायकर ने जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सशक्त बनाने का प्रयास किया। ईवी रामास्वामी नायकर ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन का भी शुरुआत किया था, और ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे कि ईवी रामास्वामी को पेरियार के नाम से जानते हैं, और इन्हें द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सम्राट बनने के पश्चात यूरोप पर प्रभुत्व के प्रयास में 1805 में इंग्लैंड व नेपोलियन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसमें जो है
ट्राफल्गर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह युद्ध जो हुआ था 21 अक्टूबर 1805 को लड़ा गया था और इस युद्ध में ब्रिटिश नौसेना ने फ्रांसीसी और स्पेन की संयुक्त नौसेना को हरा दिया था। ट्राफल्गर युद्ध में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड नेल्सन और फ्रांसीसी सेनापति नौसेनापति पियरे चार्ल्स और विलेन्यू ने कमान संभाला था। और नेल्सन ने मृत्यु से पहले कहा था कि इंग्लैंड उम्मीद करता है कि हर आदमी अपने कर्तव्य का पालन करेगा और भगवान का शुक्र है कि मैंने अपना फर्ज निभा लिया। नेपोलियन जो है 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। सूची 1 में जो है दरबारी कवि का नाम दिया हुआ है और उसके बाद सूची 2 में जो है राजा का नाम दिया है। अमीर खुसरो जो था यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, तो इसका मिलान 4 हो जाएगा। कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और बाणभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। याद रखेंगे, साथ ही याद रखेंगे कि अमीर खुसरो को तूती हिंद यानी भारत का तोता भी कहा जाता है और अमीर खुसरो को तबला, सितार और वाद्य यंत्र का आविष्कारक भी माना जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता जो है यह अमीर खुसरो को ही माना जाता है, यानी खड़ी बोली की जो शुरुआत है यह अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। और कालिदास को संस्कृत भाषा के महानतम विद्वानों में से एक माना जाता है। कालिदास को संस्कृत भाषा का या भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो यह शुरू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है और बाजार नियंत्रण प्रणाली से जो संबंधित है इसकी शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए दीवाने रियासत विभाग की भी स्थापना की थी। और साथ ही याद रखेंगे कि बलबन ने दीवाने अर्ज यानी दीवाने आरिज की स्थापना की थी और दीवाने को ही की जो स्थापना की गई थी, जो कि एक कृषि विभाग था, इसका स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, गदर क्या था? तो गदर एक भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय जो था सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य जो था भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना। और गदर पार्टी की जो स्थापना का श्रेय दिया जाता है यह लाला हरदयाल को दिया जाता है। गदर पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे यह सोहन सिंह भाकना थे। साथ ही याद रखेंगे कि अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन जो है 1904 में स्थापित की गई, यह बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की भी स्थापना की है। इन्होंने अछूत लोगों की स्थिति में उत्थान की कोशिश की और सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक भी है। साथ ही याद रखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था मूल शंकर था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 52। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, यह सही है। अगला है सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से सत्य को स्थापित करना और विरोधियों को भी सत्य का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना है। सत्याग्रह का जो आधार है अहिंसा, प्रेम और करुणा है और गांधी जी का जो अस्त्र है वह सत्य, अहिंसा, असहयोग, अवज्ञा, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, उपवास और अंतिम आमरण अनशन है। गांधी जी सर्वप्रथम उपवास अहमदाबाद वस्त्र मिल मजदूरों के मांगों को लेकर 1918 में रखे थे और गांधी जी अहिंसा को कायरता का नहीं बल्कि शक्तिशाली का हथियार मानते थे। साथ ही याद रखेंगे गांधी जी सबसे पहले जो सत्याग्रह किए थे 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। नेक्स्ट है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय जो होती है यह चतुर्भुज होती है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल काल में नटराज की प्रतिमा को विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमाओं में से एक माना जाता है और चोल काल का जो परमोत्कर्ष है यह चोल कांस्य प्रतिमाओं को माना जाता है। चोल कला की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति जो है चिदम्बरम मंदिर की नटराज प्रतिमा है और चोल कला के सर्वाधिक प्रसिद्ध
जो चित्र हैं बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर के दक्षिणापथ में बने हुए हैं। साथ ही याद रखेंगे कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम द्वारा तंजौर में करवाया गया था और यह भारत में सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है यह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस मस्जिद को सफेद संगमरमर से बनवाया गया है। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया और इन्होंने हैदराबाद के मक्का मस्जिद को भी पूरा करवाया है। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब के शासनकाल में ही बनवाया गया था। और रबियत दुरानी का यह मकबरा जो बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है, बीबी के मकबरा को दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो 1802 में जो बेसिन की संधि हुई थी उस पर जो हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि संपन्न हुई थी। और इस संधि के द्वारा पेशवा ने गुजरात, ताप्ती, नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के आसपास का अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध जो है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से था। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह विवाद जो है लॉर्ड रिपन के वायसराय कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है पुरातात्विक कालीन नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो जो नौदा टोली स्थित है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नौदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और ताम्रपाषाण संस्कृति के अंतर्गत मालवा संस्कृति, बनास संस्कृति, जोरवे संस्कृति आदि महत्वपूर्ण संस्कृति थी। और मालवा संस्कृति के अंतर्गत नौदा टोली, एरन, नागदा इत्यादि महत्वपूर्ण स्थल थी। नेक्स्ट है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बोगज कोई अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख की समय जो है लगभग 1450 बीसी मानी जाती है। साथ ही याद रखेंगे कि आर्य भारत आने से पूर्व मध्य एशिया में रहते थे और यह विचार जो सबसे पहले जर्मनी के विद्वान जो मैक्स मुलर ने दिया था। और बाल गंगाधर तिलक ने आर्य का मूल निवास स्थान जो है उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश माना है। इन्होंने 1903 में द आर्कटिक होम इन द वेदास पुस्तक की प्रकाशित किया था। और सामान्यतः यह विचार माना जाता है कि आर्यों का मूल निवास जो है यह उत्तर ध्रुवीय प्रदेश था। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना है, सूची दिया हुआ है जिसमें संस्थान का नाम है और स्थान का नाम दिया हुआ है। पहला है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संगठन जो है यह कोलकाता में स्थित है। उसके बाद राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो है यह सिकंदराबाद में स्थित है। उसके बाद जो है विकलांग जन संस्थान जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान जो है देहरादून में है, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान यह कोलकाता में है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है और विकलांग जन संस्थान जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है निहोन हिंडांक्यो नामक संगठन को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह संगठन किस देश में सक्रिय है? तो यह जो है जापान में सक्रिय है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों का यह जमीनी आंदोलन विशेष हिबाकुसा के नाम से जाना जाता है और परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के अपने प्रयासों और परमाणु बम हमले से प्रभावित परिवारों की सेवा करने के लिए शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह संदेश दिया गया है कि परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निहोन हिंडाक्यो संगठन परमाणु बम विस्फोटों से पीड़ित बचे लोगों के लिए समर्पित संगठन है। साथ ही याद रखेंगे कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। वहीं शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में ईरान की महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता जो थी नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। नेक्स्ट है
पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो पहला जो बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन खोला गया है यह महाराष्ट्र में खोला गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का अनुसरण जो है कई राज्यों में भी किया गया है। तेलंगाना का प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन जो है हैदराबाद के राजकोंडा के डिपली पुलिस स्टेशन में है। और भारत का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन 2001 ईस्वी में बेंगलुरु में खोला गया था। नेक्स्ट है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लुपेक्स किन दो देशों के अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? तो यह जो है भारत और जापान के बीच अंतरिक्ष संगठनों का मुख्य मिशन है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण जो लुपेक्स मिशन भारत और जापान के अंतरिक्ष संगठन जो इसरो और जापान का अंतरिक्ष संगठन जाक्सा का एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना है। और लुपेक्स मिशन चांद पर पानी की उपलब्धता और उस पानी की गुणवत्ता और मानव के लिए भविष्य में चांद पर संभावना का भी तलाश करेगी। वहीं जापान ने 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। नेक्स्ट है हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया है? तो हैशटैग प्ले ट्रू मिशन जो है यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह अभियान 15 से 30 अप्रैल 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें 12,133 से अधिक प्रतिभागियों ने भी भाग लिया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो नाडा है, नाडा का जो स्थापना है यह 2005 में किया गया था। 24 नवंबर 2005 को नाडा का स्थापना किया गया था। वैसे ही एक वाडा है, तो जो वाडा है इसका स्थापना 10 नवंबर 1999 को किया गया। यह विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है। नेक्स्ट है सिएरा माद्रे किन दो देशों के बीच का विवाद का हिस्सा है? तो सिएरा माद्रे जो है दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का हिस्सा है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह विवाद जो है द्वीप समूह और आसपास के क्षेत्रीय जल को लेकर के है। फिलीपींस ने सिएरा माद्रे नामक एक पुराने जहाज को रणनीतिक रूप से सेकेंड थॉमस सोल पर तैनात किया, जो इस क्षेत्र पर उसके दावे का प्रतीक भी है। साथ ही याद रखेंगे कि चीन जो है स्प्रेटली द्वीप समूह को नानसा द्वीप भी कहता है। दक्षिण चीन सागर विश्व के सर्वाधिक समुद्री विवादी क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है यह त्रिस्तरीय है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम मुखिया, पंचायत समिति में प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद में जिला सभापति अध्यक्ष होते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा का भी शुरुआत किया गया था। और 73वां संविधान संशोधन है 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था। वहीं बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है 2006 में लाया गया था और बिहार नगर पालिका अधिनियम जो है यह 2007 में लाया गया था। नेक्स्ट है बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। तो बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का जो विस्तार है यह सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह मिट्टी भूरे रंग की है तथा इसकी प्रकृति जो होती है यह क्षारीय होती है। और बिहार में सर्वप्रमुख जो है मिट्टी यह जलोढ़ मिट्टी है। बिहार में बलथर मिट्टी कैमूर रेंज में पाई जाती है। और साथ ही याद रखेंगे कि मिट्टी का जो अध्ययन है यह पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो यह प्रदान किया गया था बिहार शरीफ के लोगों के द्वारा। गांधी जी बिहार का सर्वप्रथम यात्रा अप्रैल 1917 में किए थे और गांधी जी बिहार फरवरी 1921 में भी आए थे। फरवरी 21 में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन भी किया था। नेक्स्ट है तुगलक वंश के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक था। तो तुगलक वंश के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक हरि सिंह देव था। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक राजा हरि सिंह देव थे और गयासुद्दीन तुगलक ने 1324-25 में कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव पर आक्रमण किया था। हरि सिंह देव जो है नेपाल भाग गए थे और हरि सिंह देव के दरबार में ज्योतिरीश्वर ठाकुर रहते थे, जिन्होंने वर्ण रत्नाकर पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है।
तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की जो लिपि है यह मुख्यतः ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन ए हो जाएगा जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि अशोक के शिलालेखों पर 4 लिपियां मिली है, जिसमें शामिल है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस चित्रकला से संबंधित थी? तो यह जो थी मिथिला चित्रकला से संबंधित थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी दत्ता को 2019 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और मिथिला पेंटिंग को मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी दत्ता ने 1983 में मिथिला कला विकास समिति की भी स्थापना की थी और मिथिला पेंटिंग के लिए 2021 में दुलारी देवी को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि 2025 में पद्म विभूषण से शारदा सिन्हा को भी सम्मानित किया गया है। वहीं कालीघाट जो चित्रकला है इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। वैसे ही है बसौली चित्रकला, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। और जो एक है वर्ली चित्रकला, तो वर्ली चित्रकला का जो संबंध है यह महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट है बिहार में पंचायत में महिलाएं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो बिहार में पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रदान किया गया है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कई अन्य राज्यों में भी 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है। और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 द्वारा 50% महिलाओं के लिए आरक्षण सभी स्तरों पर दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे? तो यह थे भोला पासवान शास्त्री। याद रखेंगे प्रथम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था 29 जून 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक। और उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानून को और बिहार के जो मुख्यमंत्री थे यह भोला पासवान शास्त्री थे। साथ ही याद रखेंगे कि बिहार में अब तक जो है 2024 तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। नेक्स्ट है और साथ ही याद रखेंगे कि बिहार में जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे वह राबड़ी देवी थी। और मणिपुर में फरवरी 2025 तक 11 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, जो देश में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला राज्य बन गया है। और उत्तर प्रदेश में 10वां लागू हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, यह सही है। और अमेरिकी संघ के समान भारत में राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी किसी राजनीतिक पार्टी के राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है? तो देखते हैं। पहला है राज्य विधानसभा आम चुनाव में कुल मतों का 8% तथा 4% सीटें प्राप्त की हो, यह है। राज्य में हुए लोकसभा आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त हो, यह भी है। उसके बाद जो है राज्य में लोकसभा आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा 1 सीट प्राप्त हो, यह जो हो जाएगा अर्हता नहीं होगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में जो अभी है टोटल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद बीजेपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करते हुए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद जो हो जाएगा 39 का ए हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और भारतीय संविधान का भाग जो 20 है इसका अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। साथ ही याद रखेंगे कि संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन था इसको लघु संविधान बोलते हैं। और जो अनुच्छेद 323 है, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है? तो हो जाएगा नेपाली। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, उसके बाद डोंगरी,
मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था, नेपाली को नहीं किया गया था। याद रखेंगे, नेपाली को जो है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। वहीं 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 के द्वारा, इसमें प्रथम बार संशोधन किया गया जिसके द्वारा सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी? तो यह थी दक्षिणायनी वेलायुध। यह एकमात्र संविधान सभा की दलित महिला सदस्य थी। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें 1946 में संविधान सभा के लिए चुना गया था और ये संविधान सभा में पहुंचने वाली सबसे युवा महिला भी थी। वहीं याद रखेंगे कि संविधान सभा ने एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य बेगम कदासिया एजाज रसूल थी। और संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी यह 389 थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आयोग का नाम दिया हुआ है और अनुच्छेद का नाम दिया हुआ है। तो पहले जो है चुनाव आयोग यह 324 में वर्णित है। वित्त आयोग जो है यह 280 में वर्णित है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग जो है यह आर्टिकल 315 में दिया हुआ है। वही जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक संस्था है। यह अनुच्छेद 279 के ए में नहीं है। अनुच्छेद 279 का ए जो है यह जीएसटी परिषद से संबंधित है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं यह सुमन के बरी हैं और नीति आयोग के जो सीईओ हैं यह वीवीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखते हैं। पहला है, एक संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यह गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है यह 5 वर्ष निर्धारित है, यह भी गलत है। उसके बाद है, यह अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? तो यह जो होता है क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत में क्षेत्रीय परिषदें हैं जिन्हें राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और विवाद समाधान के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। और आर्टिकल जो है 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना है 28 मई 1990 को किया गया था। वहीं राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख है? तो यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 105 में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसमें सदन में चर्चा के दौरान मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार जो है राज्यपाल के पास होता है, लेकिन जो इसको हटाने का जो अधिकार होता है यह राष्ट्रपति के पास होता है। और राज्य संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के जो गठन, शक्ति और अधिकार आदि का उल्लेख है यह अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 में वर्णित किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि जो यूपीएससी है, तो यूपीएससी की जो स्थापना की गई थी यह 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। और यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बार्कर थे और यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन है अभी 2025 में। याद रखेंगे यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अभी प्रीति सूदन है। नेक्स्ट है, किस शहर को पहाड़ों की मलिका के उपनाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा नेतरहाट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। यह झारखंड राज्य में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसे पहाड़ों की मलिका के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक नाम है जैसे याद रखेंगे, आम की नगरी मलिहाबाद है, हीरो का शहर सूरत है, नवाबों का शहर लखनऊ, बगीचों का शहर बंगलुरु है, ब्लू सिटी जोधपुर, पिंक सिटी जयपुर, पूर्व का एथेंस मदुरई और देवताओं का जो निवास है यह उत्तराखंड स्थित है। नेक्स्ट है, टी, पुट और कैंडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित है? तो टी
पुट और कैंडी जैसी शब्दावलियां जो है यह गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जेट्रोफा जो होती है एक प्रमुख बायोडीजल की फसल है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा। नेक्स्ट है, मैडकाउ रोग का कारक है। तो मैडकाउ रोग का जो कारक होता है यह प्रियॉन्स होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रियॉन्स या प्रियन एक असामान्य प्रोटीन है जिसमें प्रोटीनियम संक्रामक कण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है यह वस्त्र उद्योग से हुई थी। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रभाव न केवल इंग्लैंड में बल्कि पूरे यूरोप और अन्य हिस्सों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, सन्यात सेन किस देश से संबंध रखते हैं? तो जो सन्यात सेन है यह चीन से संबंध रखते हैं। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सन्यात सेन चीन के एक प्रमुख नेता और क्रांतिकारी थे जिन्हें आधुनिक चीन के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें चीन के राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है और डॉक्टर सन्यात सेन चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। इन्होंने चीनी राष्ट्रवादी पार्टी जो है कुओमितांग के नेता थे। नेक्स्ट है, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कबीर पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कबीर पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2024 जो है डॉक्टर प्रीति सक्सेना को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य जो है, इसका स्थापना जो किया गया था 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य कृति को सम्मानित करना है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2025-26 का बजटीय आकार क्या है? तो बिहार बजट 2025-26 का बजटीय आकार हो जाएगा 3,17,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है सबसे ज्यादा शिक्षा पर, इसमें 60,964 करोड़ आवंटित किए गए हैं शिक्षा पे। उसके बाद स्वास्थ्य पे 20,335 करोड़ आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, AIPOC का 85वें संस्करण का आयोजन 2025 की शुरुआत किस तारीख को की गई है? यह की गई है 20 जनवरी 2025 को। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है AIPOC और पटना में 20 से 21 जनवरी 2025 को इसका आयोजन भी किया गया है। नेक्स्ट है, 77वां वार्षिक कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है सीन बेकर को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी फिल्म निर्माता सीन बेकर को उनकी कॉमेडी फिल्म अनोरा के लिए 77वां वार्षिक कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सेमीकंडक्टर का कारखाना किस राज्य में खोला जाएगा? तो भारत में प्रथम सेमीकंडक्टर का जो कारखाना खोला जाएगा यह गुजरात में खोला जाएगा। गुजरात के घोलेरा में यह टाटा समूह और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है PSMC, इसके सहयोग से सेमीकंडक्टर कारखाना स्थापित किया जाएगा। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और टाटा सन्स लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने अगस्त 2024 में मोरीगांव जिले में जारी रोड में 27,000 करोड़ रुपए के कारखाना निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर के लिए भूमि पूजन भी किया है। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा कहां से प्रारंभ किया था? तो नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा जो है यह पश्चिम चंपारण से शुरू किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा 3 चरणों में आयोजित की गई थी। पहला चरण जो है 23 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर तक, दूसरा जो है 4 जनवरी 2025 से 13 जनवरी 2025 तक और तीसरा जो है 5 फरवरी 2025 से लेकर के 21 फरवरी 2025 तक संपन्न हुई थी।